ठीक है, तो आज हम अपना इंटर का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ ऑल अबाउट अल्टरनेटिंग करंट्स। ठीक है, तो अभी अल्टरनेटिंग करंट पहले तो हमें समझना पड़ेगा व्हाट इट इज़। अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर जाने से पहले हम डायरेक्ट करंट को देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है करंट हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास होती है डायरेक्ट करंट और एक हमारे पास होती है अल्टरनेटिंग करंट। तो अब डायरेक्ट करंट पहले तो क्या होती है? डायरेक्ट करंट हमारे पास यूनिपोलर होती है। आप बोल सकते हो यूनी डायरेक्शनल करंट। इट इज़ यूनी डायरेक्शनल करंट। यूनी डायरेक्शनल आप बोल दो, आप इसको यूनिपोलर बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है। अब क्या मतलब है इसका यूनिपोलर या यूनी डायरेक्शनल? इसका मतलब है इसकी साइन सिर्फ एक ही रहेगी, या तो ये पॉजिटिव रहेगा या ये नेगेटिव रहेगा। क्या मतलब है इसका? या तो ये पॉजिटिव रहेगा या तो ये नेगेटिव रहेगा। अभी हम इसकी डायग्राम को बना के समझते हैं। तो अब ये मेरे पास कोई है, ठीक है, ये हमारे पास टाइम टी है ऑफ कोर्स विच इज़ इंडिपेंडेंट, करंट इज़ डिपेंडेंट ऑन टाइम। अभी देखो हमारे पास ये जो डायरेक्ट करंट है ये कैसे बनती है, हम इसको ऐसे बना सकते हैं डायरेक्ट करंट को। अब देखो ये पूरी की पूरी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पोर्शन में गई नहीं है, ऐसा ही है, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है नीचे वाला नेगेटिव होता है। अब ये जो हमारी डायरेक्ट करंट है ये पूरी की पूरी पॉजिटिव है, इसको हम बोलते हैं यूनिपोलर, मतलब एक ही साइन है इसकी, पॉजिटिव ही पूरी साइन है थ्रू आउट द डिस्टेंस जो इसने कवर किया। यूनी डायरेक्शनल है, मतलब एक ही डायरेक्शन है, चेंज नहीं कर रही डायरेक्शन। और पोलर मतलब आप साइन को समझ लो कि ये साइन सिर्फ एक ही रखती है। इसकी दूसरी भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा करंट है हमारे पास, तो आप लोग बताओ ये कौन सी करंट है? इज दिस करंट डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट? वन डायरेक्शनल। दिस इज डायरेक्ट करंट। कैसे हमें पता चले डायरेक्ट करंट है? क्योंकि इसका भी पॉजिटिव में है, इसका भी पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है। भाई ये नेगेटिव में तो गया ही नहीं है, तो यही तो हमने डेफिनेशन अभी अभी पढ़ी। यूनिपोलर और यूनी डायरेक्शनल करंट इज व्हाट वी कॉल डायरेक्ट करंट। फिर हम भाई इसकी दूसरी भी डायग्राम्स बना सकते हैं। कैसी डायग्राम? ये ऐसे भी तो हो सकता है, ये भी तो सारा पॉजिटिव ही रखेगा, तो भाई ये भी तो हमारे पास यूनिपोलर करंट है, तो ये भी डायरेक्ट करंट है। भाई हमारा करंट ऐसे भी तो हो सकता है, मतलब पूरा का पूरा नेगेटिव, तो ये भी हमारे पास कौन सा है? डायरेक्ट करंट है। तो डायरेक्ट करंट अभी तक हमने क्या पढ़ा? इट इज़ यूनिपोलर और यूनी डायरेक्शनल करंट। फिर भाई अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक, मेन चैप्टर के ऊपर, विच इज़ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट जैसे कि वो यूनिपोलर था, तो ये हमारे पास बायपोलर होता है। अब बायपोलर का मतलब क्या है भाई? मतलब इसकी 2 साइंस आएंगी, 2 साइंस, 2 डायरेक्शनल करंट भी आप इसको बोल सकते हो, 2 डायरेक्शनल करंट। एक मिनट। तो हम इसको अपना 2 डायरेक्शनल करंट भी बोलते हैं। क्यों हम बोलते हैं 2 डायरेक्शनल करंट? हम इसको भी इसकी डायग्राम से समझेंगे। वो हमारे पास यूनी डायरेक्शन था, यूनिपोलर था, मतलब एक ही साइन रखेगा। ये पॉजिटिव पूरा, पॉजिटिव पूरा, पॉजिटिव पूरा, पूरा नेगेटिव। या तो ये पूरा पॉजिटिव रहेगा या ये पूरा नेगेटिव रहेगा। जब हम बच्चे थे, हम मैट्रिक क्लास में थे, हमें पढ़ाया जाता था मतलब यूनी पोलर या यूनी डायरेक्शनल या डायरेक्ट करंट का जो डायग्राम होता है वो सिर्फ ऐसे बनाया जाता है। अब इसका मतलब है कि ये जो करंट है हमारे पास कांस्टेंट भी है और यूनिपोलर भी है। यूनिपोलर मतलब एक ही साइन रखती है ऑफ कोर्स। तो आपकी जो डायरेक्ट करंट होती है वो कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिंग भी हो सकती है, लेकिन वो यूनिपोलर ज़रूर होगी, मतलब उसकी एक ही साइन होगी। अभी यहाँ पर अगर आप दूसरी डायग्राम देखो, ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं है लेकिन यूनिपोलर ऑफ कोर्स है। तो डायरेक्ट करंट की होने की कंडीशन क्या है कि आपकी जो करंट हो वो यूनिपोलर हो, एक ही डायरेक्शन हो। तो ऑफ कोर्स ये कांस्टेंट नहीं है लेकिन इसकी डायरेक्शन या इसका पोलरिटी एक ही है जो कि है पॉजिटिव। फिर यहाँ पर भी कांस्टेंट नहीं है लेकिन पॉजिटिव है, फिर कांस्टेंट नहीं है लेकिन पूरी नेगेटिव की नेगेटिव है। इसी तरह आपकी डायरेक्ट करंट पॉजिटिव भी हो सकती है और वेरिंग भी हो सकती है। ठीक है, अब बायपोलर की बात कर सकते हैं। 2 डायरेक्शनल है, बायपोलर है, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। बायपोलर का मतलब क्या? 2 साइंस रखती है। तो हमारी जो फर्स्ट हाफ होगी, फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल, हम पहले इसको बना लेते हैं साइकिल को। ठीक है, ये हमारे पास आ गई टाइम टी
ये हमारे पास हो गया करंट। ठीक है, अब हम इसकी डायग्राम को बना रहे हैं। अब इसकी डायग्राम ऑफ कोर्स हमारे पास कैसे बनेगी, ये हमारे पास फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल है, ये हमारे पास सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल है। अगर मैं इसको टाइम इक्वल 0 बोलूँ तो ये मेरे पास जो टाइम होगा, देखो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज व्हाट वी कॉल टाइम पीरियड एंड नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट इन 1 सेकेंड इज व्हाट वी कॉल फ्रीक्वेंसी। अभी हम 1 साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 साइकिल हमारे पास ये है पूरी साइकिल, 1 साइकिल जिसमें हमारा एक पॉजिटिव हाफ आ रहा है, एक नेगेटिव हाफ आ रहा है। तो ये हमारे पास हाफ साइकिल हुई इतनी, जिसको हम टी हाफ भी बोल सकते हैं, ऐसा ही है टी हाफ। और ये हमारे पास फिर कितना हो गया, पूरी साइकिल यहाँ पर कंप्लीट है तो मतलब टी को हम यहाँ पर बोल रहे होते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज व्हाट वी कॉल टाइम पीरियड। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड है टी, मतलब यहाँ पर हमारी पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, तो ये टी है, तो ये टी हाफ हुआ, और ये ऑफ कोर्स 0 है, अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो भाई ये क्या होगा, ये हमारे पास T/4 होगा, T/4 होगा हमारे पास ये। क्यों भाई T/4 हुआ, क्योंकि आप देख सकते हो ये 4 क्वार्टर्स में है, ये इसका फर्स्ट क्वार्टर, ये इसका सेकंड क्वार्टर, ठीक है, ये इसका थर्ड क्वार्टर, और ये इसका फोर्थ क्वार्टर। तो ये हमारे पास कौन सा हुआ, 3T/2 हुआ ये वाला पॉइंट, और ये हमारा पूरा का पूरा T हुआ। मुझे बताओ इतना समझ आया आपको कि क्या हुआ यहाँ पर? ठीक है, तो अब ये मैं इसको बोल सकती हूँ ये मेरी फर्स्ट हाफ साइकिल है और ये मेरी सेकंड हाफ साइकिल हुई। पूरी की पूरी साइकिल को हमने 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया। जो फर्स्ट हाफ है हमारा ये है और जो सेकंड हाफ है हमारा ये है। आप देख सकते हो आपका पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ पॉजिटिव है पूरा का पूरा पहले, और जो हमारा सेकंड हाफ है वो पूरा का पूरा नेगेटिव है। तो हमें पता चल रहा है कि एक साइकिल कैसे कंप्लीट हो रही है, कि फर्स्ट हाफ है हमारा, वो हमारा पॉजिटिव है, मतलब 0 से लेके T/2 तक हमें फर्स्ट हाफ मिल रहा है, फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल। और फर्स्ट हाफ में मेरी करंट कैसी है, पॉजिटिव है। फिर हमने देखा हमारा जो सेकंड हाफ है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक आ रहा है, T/2 से T तक जा रहा है। तो ये हमारा T/2 से लेके T तक जा रहा है, जिसको हमने अपना बोला सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल है, सेकंड हाफ, जिसमें हमारी पूरी की पूरी करंट नेगेटिव हो रही है। तो आप देख सकते हो पूरी साइकिल में हमारे पास 2 पोलर्स आ गए, एक पॉजिटिव हुआ पूरा, एक पूरा का पूरा नेगेटिव हुआ, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो मुझे बताओ नाउ इज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट क्लियर, कि डायरेक्ट करंट यूनिपोलर होती है, एक ही डायरेक्शन होती है, या पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा या पूरा का पूरा नेगेटिव होगा साइकिल। लेकिन अगर बायपोलर मतलब अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो पूरी साइकिल 2 हाफ्स में डिवाइड कर दी जाती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में हमसे, अब ये रट्टाफाइड क्वेश्चन है ऑफ कोर्स, क्वेश्चन में बोलते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट की। आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा, मुझे बताओ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट इन 1 साइकिल, 1 सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। तो मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। 50 आएगा, 50 हर्ट्ज या 55 हर्ट्ज? नहीं 55 हर्ट्ज नहीं होती, ये होती है 50 हर्ट्ज। बिल्कुल सही बताया। तो ये रट्टाफाइड क्वेश्चन है कि अल्टरनेटिंग करंट की भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब क्या है, एक सेकंड में 50 साइकिल्स बनेंगी ऐसी। ये तो हमने अभी 1 साइकिल बनाई जिसमें एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है हाफ, लेकिन ऐसी ही 50 साइकिल्स बनेंगी तब हमारा जाके फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब 50 हमारे पास साइकिल्स बनेगी एक सेकंड में। तो आप लोग देख सकते हो कितना तेज़ फास्ट, मतलब कितना ट्रेवल करती है फास्ट हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड हमारे पास होता है नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट इन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल। मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा एक साइकिल को कंप्लीट करने में। 1/50?
जी हाँ, क्योंकि हमें पता है टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है जो कि आया 1/50, मतलब 50 फ्रीक्वेंसी है तो 1/50 कर दिया। अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ? आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/2, और आप इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करवाओ तो भाई मुझे आंसर क्या मिलेगा? सॉरी, 1/5 को मल्टीप्लाई करवाओगे 1/10 से तो मुझे बताओ 1/50 मिलेगा ना। अब 1/5 हमारे पास क्या होता है? हमारे पास 0.2 होता है 1/5, और 1/10 होता है 0.1। तो मैं इसको जब मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा? 0.02, 0.02 सेकेंड आ जाए। या आप इसको एक और तरह भी लिख सकते हो, आप इसको 3 टाइम्स इसको मूव करवाओ, 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा? 20 मिली सेकेंड। क्योंकि अगर आप इसको 3 टाइम्स मूव करवाओगे तो ये आपके पास क्या बनेगा? 20 इंटू 10/-3 सेकेंड, और -3 किसके इक्वल होता है? मिली के इक्वल होता है। तो हम इसको 20 मिली सेकेंड भी बोल सकते हैं। मुझे बताओ, इज दिस क्लियर? हम इस पॉइंट को 2 दफा मूव करवा रहे हैं। नहीं, 2 दफ़ा मूव करवाओगे तो आपके पास ऐसी कोई टर्म नहीं है जो हम पढ़ रहे थे साइंटिफिक नोटेशन में। आपके लिए 2 -2 पर कोई टर्म है भाई? मुझे इतना बताओ। नो। तो आप इस वजह से आप 3 टाइम्स मूव करवाते हो। ओके। -3। तो अब हमारा ये टॉपिक था कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज़ होती है और हमारे पास टाइम पीरियड क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट का? 20 मिली सेकेंड हमारे पास होता है, 20 मिली सेकेंड। ठीक है, अब मुझे बताओ आप कि अब हम करेंगे अल्टरनेटिंग करंट का जनरेटर, मतलब एसी करंट जनरेटर, एसी जनरेटर। क्योंकि अभी तो हमने पढ़ लिया कि अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है भाई, लेकिन करंट, ये अल्टरनेटिंग करंट आती कहाँ से, प्रोड्यूस कहाँ से होती है? तो हम अब ये पढ़ेंगे एसी जनरेटर। हम एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं? प्रोडक्शन ऑफ एसी पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं जो कि एसी जनरेटर प्रोड्यूस करवाएगा। देखो, एसी से पहले हमारा पूरा जो होती थी ना, पूरा वर्ल्ड डीसी पर लाया करता था, डीसी पर रिलाय करता था। अभी डीसी करंट ही पूरी यूज़ होती थी। अब डीसी करंट कहाँ से आती है? बैटरी से आती है, सोर्स से आती है। ठीक है, और डीसी करंट थोड़ी महंगी होती थी फिर, क्योंकि पूरी दुनिया डीसी पर ही तो रिलाय करी थी। और डीसी करंट को हमारे पास इजाद किया था, ये डिस्कवर किया था किसने? थॉमस एडिसन ने। आपने थॉमस एडिसन सुना होगा ना, जिसने दुनिया का पहला लाइट बल्ब भी इन्वेंट किया। इसकी पूरी भाई स्टोरी है, इसके घर से इसको लेटर मिला तो वो हम वहाँ पर नहीं जा रहे। थॉमस एडिसन ने डायरेक्ट करंट पूरा डिस्कवर किया था, जो कि पूरी पूरी दुनिया में हमारे पास वो फैल गया था, स्प्रेड हो गया था। लेकिन उसके बाद हमारे पास आया माइकल फराडे। माइकल फराडे ने हमारे पास एसी करंट को डिस्कवर किया। कैसे किया एसी करंट को डिस्कवर? हमें बोला कि एसी जनरेटर जो होता है ना, वो एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट कर रही होती है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये ऐसी एक डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को, एक मिनट, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसके अंदर भाई? ये इलेक्ट्रिकल करंट के अंदर, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। अब वो किस फॉर्म में हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर आती है? हमारे पास एसी की बेसिस के ऊपर आती है, इन द फॉर्म ऑफ एसी आती है। मतलब एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर आती है। क्या मतलब है इसका भाई? हमारे पास ये जो एसी जनरेटर है वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल रही होती है इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये हमारे पास जो जनरेटर होता है ना, एसी जनरेटर, ये हमारे पास ऑपरेट होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में बहुत अच्छी तरह पढ़ा। इट वर्क्स ऑन या इट ऑपरेट्स ऑन, ये किसके ऊपर ऑपरेट करता है या किसके ऊपर वर्क करता है? इट ऑपरेट्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI लिख लेते हैं, विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हमारे पास ऑब्जर्व किसने किया था या डिस्कवर किसने किया था? माइकल फराडे ने किया था, ऑफ कोर्स।
बहुत बेसिक के साथ हम पढ़ रहे हैं ये पूरा, ठीक है। माइकल फराडे ने दिया था। अब भाई पढ़ने से पहले हमें एसी जनरेटर का पूरा कंस्ट्रक्शन भी तो पढ़ना चाहिए कि एसी जनरेटर कंस्ट्रक्ट किससे किससे। ये तो चलो बेसिक था कि ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑपरेट होता है ऑन EMI विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि बताया था हमें माइकल फराडे ने। अभी लेकिन कंस्ट्रक्शन क्या है, व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर। कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास एसी जनरेटर का। हमें एसी जनरेटर को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, पहला तो हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कहाँ से आएगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कहाँ से आएगी, ऑफ कोर्स मैग्नेट से आएगी। जब आप दो पोल्स को यूज़ करो, कौन से दो पोल्स आप यूज़ करोगे, आप एक साउथ पोल यूज़ करोगे और आप एक नॉर्थ पोल यूज़ करोगे। तो जिसका मतलब क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन में पहले तो आपको क्या चाहिए, आपको साउथ और नॉर्थ पोल चाहिए टू जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना ही करना है, इस वजह से साउथ और नॉर्थ पोल चाहिए, क्योंकि साउथ और नॉर्थ पोल से ही तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, इस वजह से ये तो चाहिए ही चाहिए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट आपको क्या बोलती है कि आपको एक आर्मेचर चाहिए। व्हाट इज़ दिस आर्मेचर नाउ, अभी पढ़ते हैं। हमें एक आर्मेचर चाहिए। आर्मेचर हमारे पास एक रोटेटिंग कॉइल होगी, या आप बोल सकते हो दिस इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल जो कि रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में। इस वजह से ही तो EMF जनरेट होगा, इस वजह से तो करंट प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए हमें इसको रोटेट करवाना पड़ेगा। आर्मेचर चाहिए, मतलब एक रेक्टेंगुलर कॉइल चाहिए जिसको हम आर्मेचर बोलते हैं, जिसको हम किसके दरमियान रख लेते हैं, हम साउथ और नॉर्थ पोल के बीच में रख लेते हैं। अभी हम इसकी डायग्राम भी बनाते जाते हैं साथ में, ठीक है। तो ये मेरे पास है एक नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये मेरे पास एक है साउथ पोल। इसको हमने बोल दिया नॉर्थ पोल, क्योंकि भाई पोल्स तो चाहिए ही चाहिए मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, और ऑफ कोर्स नॉर्थ है तो साउथ भी चाहिए, तो ये हमारे पास साउथ हो गया, ठीक है। इसके बीच में हमने बोला सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी थी आर्मेचर, मतलब रेक्टेंगुलर कॉइल चाहिए हमें। तो भाई रेक्टेंगुलर कॉइल को भी हम बना लेते हैं। ये रही हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल, इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। अभी हम इसको कनेक्ट करेंगे, किस किस से कनेक्ट करते हैं अभी देखते हैं। ये हमारे पास एक आर्मेचर आ गई जिसको हम रेक्टेंगुलर कॉइल बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास चाहिए स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स अभी तक की दो रिक्वायरमेंट थी, तीसरी रिक्वायरमेंट आ गई स्लिप रिंग्स। क्या है भाई ये स्लिप रिंग्स, व्हाट आर स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स हमारे पास क्या होती हैं, ये कॉइल के एंड में हमारे पास कनेक्ट कर दी जाती हैं। दीज आर कनेक्टेड विद द एंड्स ऑफ कॉइल, ठीक है। स्लिप रिंग्स हमारे पास वो दो चीज़ें हैं जो कि हमारे पास एंड ऑफ कॉइल पर कनेक्ट कर दी जाती हैं। तो मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊं जिसको मैं इसके एंड पर कनेक्ट कर लूं, तो ये रहा मेरा इसका एक एंड, जिसको मैंने एक स्लिप रिंग बोला। तो मुझे कितनी स्लिप रिंग की ज़रूरत है, मुझे दो स्लिप रिंग्स की ज़रूरत है। एक स्लिप रिंग को मैंने S1 बोल दिया, ठीक है, एक को बोल दिया S1, एक को मैंने बोल दिया S2। तो स्लिप रिंग्स हमारे पास दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि एंड ऑफ द कॉइल पर कनेक्ट कर दी जाती हैं। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये कनेक्ट कर पाएँ आर्मेचर को। देखो आर्मेचर को एक तो कनेक्ट कर रही हैं, और एक यहाँ पर जो चीज़ आएगी उनको कनेक्ट कर पाएँ। अभी 4 चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ, ये किसको कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो स्लिप रिंग्स हमारे पास क्यों ज़रूरी हैं, ये हमारे पास एंड ऑफ द कॉइल पर कनेक्ट की जाती हैं, और ये हमें रोटेट करवाने में हेल्प करती हैं। अभी इसका बहुत अच्छा वाला यूज़ आएगा, वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन फोर्थ यूज़ को पहले हम पढ़ लेते हैं। फोर्थ रिक्वायरमेंट हमारी है कि हमें चाहिए ब्रशेस। इसको हम बोलते हैं कार्बन ब्रशेस। ये भी हमारे पास 2 इन नंबर्स होंगे, जैसे कि स्लिप रिंग्स हमारे पास 2 इन नंबर्स थी, तो कार्बन ब्रशेस भी हमारे पास 2 इन नंबर होंगे, जो कि हमारे पास इन पर कनेक्ट कर दिए जाएंगे। मतलब ये स्लिप रिंग्स के आगे अब मैं ये ब्रश लगा दूंगी जिसको हम बोलते हैं कार्बन ब्रश। तो ये मेरे पास हो गया B1 और ये मेरे पास हो गया B2,
ये मेरे पास हो गया B2। तो अब भाई स्लिप रिंग का अब मैं बता सकती हूँ कि स्लिप रिंग हमें किस किस को कनेक्ट करती है। स्लिप रिंग हमारे पास कनेक्ट करती है कॉइल को और कार्बन ब्रश को। बीच में है ना, तो किसको कनेक्ट करेगी? कार्बन ब्रश को और कॉइल को ऑफ कोर्स। तो स्लिप रिंग्स का एक तो ये काम है कि ये कनेक्ट करती है कॉइल्स को और कार्बन ब्रशेस को, और ये हेल्प करवाती है टू मूव द और टू रोटेट द कॉइल। ठीक है, क्योंकि अगर ये कार्बन ब्रशेस मूव करेंगे, मतलब इस वायर को घुमाना स्टार्ट करेंगे, तो ये पूरी वायर ही घूम जाएगी, पूरी उलट मुलट के पता नहीं क्या ही हो जाएगी। इस वजह से ये हमारे पास ये कनेक्ट कर दी जाती हैं। आप ऐसा समझ दो कि मैंने एक वायर ली, मैं स्किपिंग कर रही हूँ, तो अब मैं स्किपिंग करूँगी तो पूरी वायर तो पूरी गोल गोल मरोड़ मरोड़ के पता नहीं क्या हो जाएगी। इसलिए मैं एक नॉट बांध रही हूँ ताकि वो वायर पूरी खुद के अराउंड मूव ना कर पाए। तो ये आप समझ सकते हो, ये एक नोट है जो कि कनेक्ट कर रहा है ब्रश, मतलब कार्बन ब्रश को और कॉइल को, और प्रिवेंट कर रहा है कि ये पूरी वायर घूमे ना। और कार्बन ब्रशेस क्या है? कार्बन ब्रशेस एक्चुअली हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, ये हमारे पास कनेक्ट कर रहे होते हैं स्लिप रिंग्स को, और हमारे पास एक्सटर्नल, या आप बोल सकते हो बैटरी को कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक बैटरी है, या आप बोल दो लोड को कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक लोड को लगा रहे हैं। ये मेरे पास एक बल्ब है जिसको आप ऑफ कोर्स बोल सकते हो दिस इज़ लोड, या आप लोग बोल सकते हो दिस इज़ रेजिस्टर, आर भी बोल दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो आपकी हीट डिसिपेट होगी ना, ये रोकेगा। तो कार्बन ब्रशेस का क्या काम हो गया कि दे कनेक्ट स्लिप रिंग्स विथ अ लोड। मुझे बताओ, इतना ये कंस्ट्रक्शन क्लियर है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस वजह से हमने लगा लिया। फिर हमने आर्मेचर चाहिए होता है, मतलब रेक्टेंगुलर कॉइल, उसको हम कनेक्ट कर रहे होते हैं स्लिप रिंग से। स्लिप रिंग का क्या काम होता है? वो हमारे पास कनेक्ट करता है कार्बन ब्रशेस और हमारे पास कॉइल को, और वो प्रिवेंट करता है कि वो पूरी वायर गोल गोल घूम ना जाए। और ब्रशेस हमारे पास कनेक्ट कर रहे होते हैं स्लिप रिंग्स और लोड को, ताकि हमारे पास करंट जा सके। इतना क्लियर है? ताकि आगे बढ़ें। मुझे बताओ, अब हमें एक चाहिए एक्सल। एक्सल एक्सल को मैंने लगा लिया यहाँ पर। ठीक है, जो कि हमारा एक्चुअली हम बोलते हैं ना, अगर मैं एक नट को पकड़ लूँ और उस नट के अंदर कुछ डाल दूँ, तो मैं नट को घुमाऊंगी तो वो चीज़ तो ऑफ कोर्स घूमेगी घूमेगी। तो ये हमने एक एक्सल लगा लिया। इस एक्सल का क्या काम है? ये एक्सल जो हमें करेगा वो प्रोवाइड करेगा रोटेशन टू द आर्मेचर। इस आर्मेचर को रोटेट करवाएगा हमारा एक्सल। ठीक है, द एक्सल इज कनेक्टेड टू द आर्मेचर, ये हमारे पास कनेक्टेड होता है आर्मेचर से और रोटेट करवाता है हमारी आर्मेचर को। जब हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी इस आर्मेचर मतलब एक्सल के पास आती है, तो जब एक्सल के पास मैकेनिकल एनर्जी आएगी वो रोटेट करेगा, वो रोटेट करेगा तो आपकी ये कॉइल तो ऑफ कोर्स रोटेट होगी ही होगी। तो आपका एक्सल के पास मैकेनिकल एनर्जी आ रही होती है और वो हमारे पास रोटेट करवा रहा होता है आपकी कॉइल को। मुझे बताओ, इतना क्लियर है? मतलब ये जो एक्सल है, ये आपके पास मैकेनिकल एनर्जी ले रहा होता है किसी एक्सटर्नल सोर्स से। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे बढ़ें। अब भाई हम ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करवाने के लिए हमने दो पोल्स भी कनेक्ट कर लिए, नॉर्थ और साउथ। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकलती हैं। मुझे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकलती हैं? नॉर्थ से या साउथ से? तो मुझे बताओ, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कहाँ से कहाँ जनरेट होती हैं? नॉर्थ पोल से साइड साउथ पोल के अंदर जाती है ना। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से ये हमारे पास साउथ पोल के अंदर जा रही हैं। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ हमारे पास क्या जा रही है? ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। अब हमें पता है जब हमारे पास ये आर्मेचर मूव करेगा, क्योंकि ये एक्सल हमारे पास कनेक्टेड है किसी एक्सटर्नल सोर्स से, तो मतलब इसको मिल रही है मैकेनिकल एनर्जी। जब इसको मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, ये मूव कर रहा है, तो ऑफकोर्स कॉइल भी तो मूव होगा। तो जब कॉइल मूव कर रहा है, तो अभी तो इसके पास जितनी भी ये देखो आ रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस समझ लो 4 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स क्या है? एरिया से आप मैग्नेटिक फील्ड्स को घुसाओ, तो वो हमारे पास क्या है? एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स है ना।
अगर मैं इसको रोटेट करवाना स्टार्ट करवाऊँ, ठीक है, तो अब हम इसका पूरा का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल एक्चुअली समझते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल इसका है क्या। जैसे कि अब मेरे पास जो थीटा है, थीटा वो मैं बना रही हूँ पहले थीटा बिटवीन जो एरिया वेक्टर है और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको पहले मैं रख रही हूँ 0 डिग्री। कैसे भाई 0 डिग्री मैं कैसे रख रही हूँ, देखते हैं। अगर मैंने इस आर्मेचर को परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ है तो मुझे बताओ इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब ऐसे होगा। अगर आर्मेचर ऐसे परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर से ही तो परपेंडिकुलर वेक्टर निकलेगा जिसको हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। ये हमारे पास हो गया ए वेक्टर, ठीक है। और ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इसको हम बोल रहे हैं बी वेक्टर, ऐसा ही है। तो मुझे बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। तो हमने यहाँ पर पहला केस पढ़ रहे हैं कि थीटा बिटवीन ए मतलब एरिया वेक्टर और बी वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज 0 जब टाइम इक्वल 0 था, क्योंकि अभी अभी तो हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करवाया है, मतलब इनिशियल केस हमने पढ़ रहे हैं। इनिशियल केस में हमने कॉइल को रख लिया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर रखा तो एरिया वेक्टर और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों पैरेलल हो गए, पैरेलल मतलब 0 डिग्री, ऐसा ही है। तो जब हमने अपना प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर रखा टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज मैक्सिमम। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम है। कैसे हुआ मैक्सिमम, ये समझ आया? क्योंकि जब आप इसको परपेंडिकुलर रखोगे तो जैसे कि मैंने अपने इनिशियल पोजीशन पर इसको परपेंडिकुलर रखा है तो देखो 4 की 4 जो निकल रही हैं नॉर्थ पोल से वो चारों की चारों लाइंस पास हो रही हैं इस कॉइल से। तो इसको ही तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का गुजरना इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर जब मैंने परपेंडिकुलर रखा है इनिशियल पोजीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है, ऐसा ही है। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर क्या है मुझे बताओ, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है? नो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का, ये हमारे पास कुछ भी नहीं है। देयर इज नो रेट ऑफ फ्लक्स ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो ये मैंने लिख दिया 0। तो मुझे बताओ हमारे पास जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तब हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होता है, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ 0 है, तो क्या यहाँ पर इंड्यूस होगी मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी करंट? नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स 0 है, चेंज इन फ्लक्स 0 है, तो ईएमएफ इंड्यूस भी हमारे पास जो होगी वो 0 होगी, और अगर ईएमएफ इंड्यूस 0 है तो इंड्यूस्ड करंट भी 0 होगी, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट भी 0 है, इंड्यूस्ड करंट भी हमारे पास 0 है। मतलब जब हमने इनिशियल पोजीशन पर देखा, टाइम इक्वल 0 पर देखा, तो हमारे पास हमें पता चला, क्या पता चला कि हमारे पास करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, भले मैक्सिमम है मैग्नेटिक फ्लक्स लेकिन चेंज नहीं हो रहा, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही, ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही तो करंट भी प्रोड्यूस नहीं हो रही। इतना समझ आया? सेकंड केस पर चलें। अब सेकंड केस क्या होगा? सेकंड केस हमारे पास बोलता है कि टाइम इक्वल्स T/2 पर, मतलब सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल पर। पहले हमने फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल पर बात की जो कि 0 था, 0 से हमने स्टार्ट किया, अब हम सेकंड हाफ पर आ गए। मैंने अभी अभी साइकिल पढ़ाई ना अल्टरनेटिंग करंट की, देखो मैंने यहाँ पर अभी बात की है 0 पर, 0 पर। अभी हम T/2 पर बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो T/2 पर क्या हो रहा है देखते हैं। T/2 जब हमारे पास टाइम आया, जब मेरे पास T/2 टाइम आया, मतलब अब जो थीटा है वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। या T/2 भी मत बोलो, हम थीटा पर ही डायरेक्ट बात करते हैं। जो हमारे पास थीटा है, थीटा बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, अब हमारे पास हो गया 90 डिग्री, इज 90 डिग्री। तो मतलब प्लेन ऑफ द वो क्या होगा, कॉइल, अब वो क्या होगा, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा। प्लेन ऑफ कॉइल
पैरेलल, किससे पैरेलल होगा? मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल होगा। तो मुझे बताओ, जब ये मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल होगा, क्या ये मैक्सिमम फ्लक्स देगा या मिनिमम फ्लक्स देगा या नो फ्लक्स देगा? मैक्सिमम फ्लक्स कैसे देगा? अब मैं ये पहले परपेंडिकुलर थी, तो इसमें से चारों की चारों लाइंस गुजर रही थी। जब मैंने इसको पूरा का पूरा यूं कर दिया सीधा, तो अब तो इसमें से चारों की चारों लाइंस नहीं गुजरेगी ना, कुछ भी नहीं गुजरेगा। तो हमारे पास फ्लक्स क्या आया? ज़ीरो आया, कि कुछ भी नहीं गुजर रहा। मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो आया, मतलब चेंज इन फ्लक्स हुआ है। ऐसा ही है। चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। अब मुझे बताओ, चेंज इन फ्लक्स आया तो हम बोल सकते हैं अब चेंज इन फ्लक्स इंड्यूसेस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ आ गई। जब ईएमएफ इंड्यूस हुई तो करंट भी तो इंड्यूस होगी। तो अब यहाँ से करंट इंड्यूस होना स्टार्ट हो गई, इंड्यूस्ड करंट। इसी तरह जब हम 90 डिग्री पर पहुँच, मतलब जब हम दोबारा इसको 180 डिग्री पर लाएंगे, तो 180 डिग्री पर दोबारा ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, मतलब डिक्रीज करेगा। दोबारा ये 360 पर आएगा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो वेव है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की, ये है साइनोसॉडियल वेव। साइनोसॉडियल, क्या मतलब है साइनोसॉडियल का? साइनोसॉडियल वेव का ये मतलब है कि ये साइन के फंक्शन को फॉलो करता है। भाई अगर मैं साइन की बात करूँ, साइन 0 पर 0 होता है, ऐसा ही है। फिर साइन 30 पर क्या होता है? 1/2 होता है। साइन 45 पर क्या होता है? रेडिकल 3/2। फिर साइन नहीं, 1/2 या रेडिकल 2/2। फिर साइन 60 पर होता है हमारे पास रेडिकल 3/2। और साइन 90 पर क्या होता है? 1 होता है। तो मतलब पहले जब हमने 0 डिग्री से स्टार्ट किया तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, वैल्यू 0 है। जब हम 90 डिग्री पर पहुंचे तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। ऐसा ही है। इसी तरह जब हम अल्टरनेटिंग करंट की वेव बनाते हैं, अब वेव बनाते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट की, ठीक है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये आया, और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये आया। तो मुझे बताओ, ये टाइम इक्वल 0 पर है, तो यहाँ पर 0 पर ऑफकोर्स क्या होगी? 0 ही वैल्यू होगी, क्योंकि साइन 0 पर भी 0 वैल्यू होती है। ऐसा ही है, ये रहा। लेकिन जब यहाँ पर मैं टाइम t/4 पर आ गई, तो ये मुझे एंगल कितना दे रहा है? 90 डिग्री दे रहा है। तो t/4, जिसको मैं π/2 भी तो लिख सकती हूँ, मतलब 90 डिग्री। तो मेरी जो वेव है वो भी मैक्सिमम हो गई, उसकी पीक वैल्यू पर चली गई। ठीक है, बिल्कुल चली गई, इतना भी हमें समझ आया। फिर जब यहाँ पर मैं आके t/2 हो गया मेरा, मतलब यहाँ पर मेरे पास रेडियन कितने आएंगे? पाई रेडियन आएगा। तो मुझे बताओ, यहाँ पर दोबारा वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर जब मैं यहाँ पर पहुँचूँगी तो 3t/2 आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 3π/2 रेडियन आ गया। और एंगल कितना बनेगा? ऑफ कोर्स साइन 270 पर एंगल कितना बनता है? -1। तो यहाँ पर मेरे पास ये मैक्सिमम पीक वैल्यू आ गई, मतलब मिनिमम तो, लेकिन ये है भी तो पीक वैल्यू, लेकिन मिनिमम पीक वैल्यू, मिनिमम पीक वैल्यू, ठीक है। दोबारा जब मैं यहाँ पर गई, जो मेरे पास 2π है, जिसको मैं 360 डिग्री बोलती हूँ, यहाँ पर दोबारा मेरी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो समझ आ रहा है कैसे मैंने इसको साइनोसॉडियल बोला है? फंक्शन है ये, क्योंकि ये साइन के फंक्शन को फॉलो कर रहा है। साइन 0 पर इसकी भी वैल्यू 0, फिर साइन 90 पर ये मैक्सिमम,
तो 90 डिग्री पर ये जो वेव है ये भी मैक्सिमम, इसकी पीक वैल्यू पर। फिर साइन 270 पर -1 वैल्यू होती है साइन की, तो साइन 270 पर मतलब 3t/2 पर इसकी भी वैल्यू क्या आई, इसकी भी वैल्यू हमारे पास -1 मतलब मिनिमम पीक वैल्यू आई। फिर दोबारा साइन 360 पर 0 होता है, तो साइन 360 पर ये भी 0 हुआ। मुझे बताओ, ये पता चला कि कैसे साइनोसॉडियल वेव है ये। ठीक है। बिल्कुल समझ आ गया ना। अब हम भाई फॉर्मूला बना लेते हैं अपना, वो जो हमने ये किया है पूरा काम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं थीटा, पहले तो मुझे बताओ साइन थीटा यहाँ पर आएगा, ठीक है। मुझे बताओ इंड्यूस ईएमएफ होती है कब, या इंड्यूस ईएमएफ बस चेंज होता है जब चेंज होता है फ्लक्स। तो मैं बोल सकती हूँ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि साइन को भी तो अपोजिट करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब इंड्यूस ईएमएफ को मैं ई लिख लेती हूँ, ठीक है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स d/dt लिख लेती हूँ, d/dt मतलब चेंज, ऐसा ही है, माइनस की साइन सेम ही रही, d/dt लिख लिया जिसका मतलब है चेंज। किसके अंदर चेंज भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज। ये रहा मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे मैं नेट मैग्नेटिक फ्लक्स लिख लेती हूँ। अभी भाई पहले मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे पास किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए के, ऐसा ही है। इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। जब मैं इसको खोलूंगी तो ये बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब मुझे पता है मेरे पास जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो थीटा अपॉन टी के बराबर होती है। मुझे थीटा चाहिए, तो मैं थीटा को ओमेगा टी लिख सकती हूँ, तो ये मेरा पास आ गया ओमेगा टी। तो तो अब मैं बी ए कॉस थीटा की जगह लिख सकती हूँ कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब मुझे अपने फ्लक्स को मैक्सिमम करना है, तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स इसके ऊपर मैक्सिमम कर सकती हूँ। जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे उतनी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, ऐसा ही है। तो मैंने एन लगा लिया, ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास नेट फ्लक्स आ गया, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स। पुराने चैप्टर की बातें हैं ये सारी, ठीक है। तो अब मैं इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ, माइनस d/dt मैग्नेटिक फ्लक्स की अभी अभी हमने वैल्यू निकाली, क्या आई, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब आप डेरिवेटिव कैसे लेते हो, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब आपको डेरिवेटिव लेना है किसी इस टर्म का 2x या 2x² का, आप अभी कर लो 2 कॉस थीटा का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है आपको। तो ये देखो ये कोएफिशिएंट है 2, तो इस कोएफिशिएंट को आप बाहर फेंक लेते हो। तो मुझे बताओ यहाँ पर एन बी ए पूरा कोएफिशिएंट है, इसको हम बाहर फेंक देंगे, तो माइनस का 2ba बाहर आ गया। अब हमें डेरिवेटिव लेना है किसका, कॉस का, कॉस थीटा का मतलब कॉस ओमेगा टी का, ठीक है। कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव, ये पूरा डेरिवेटिव में है, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आया हम ये ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। तो d/dt ऑफ कॉस थीटा हमारे पास आता है माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, और फिर दोबारा आप डेरिवेटिव लेते हो थीटा का, ठीक है। तो जब आप कॉस थीटा का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो माइनस एन बी ए सेम ही रहा, एन बी ए सेम रहा, डेरिवेटिव लोगे कॉस थीटा का तो हमारे पास आएगा माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का साइन ओमेगा टी। फिर आप दोबारा ओमेगा टी का जब डेरिवेटिव लोगे तो सिर्फ ओमेगा आंसर आएगा, क्योंकि टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज़ 1। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखो ई इक्वल्स माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। एन डब्ल्यू ए बी में लिख सकती हूँ, और फिर साइन ओमेगा टी ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये मेरे पास आ गया फॉर्मूला, किसको फाइंड करने का भाई, ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करने का फॉर्मूला आ गया, जिसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो नवाब साइन थीटा, नवाब साइन थीटा, जहाँ पर हमें पता है एन डब्ल्यू ए बी सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू हैं। भाई नंबर ऑफ टर्न्स तुम 4 रखोगी तो 4 ही नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे ना, कोई 5 थोड़ी ना हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड देने से। फिर ओमेगा
ओमेगा इज़ द एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड तो एक जितनी ही रहेगी। एरिया, कॉइल का एरिया थोड़ी ना बढ़ेगा या घटेगा। मैग्नेटिक फील्ड तुम जितनी चार दोगी तो चार ही होंगी। तो ये हमारे पास पूरे की पूरी कांस्टेंट वैल्यू है, दिख रहा है ना, NWAB। तो NWAB को मैं एक कांस्टेंट नाम दे देती हूँ, जिसको मैं बोलती हूँ ई नॉट। एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो E इज इक्वल टू, मैं इस पूरी नवाब की जगह ई नॉट लिख सकती हूँ, और फिर क्या आ गया, साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया फॉर्मूला, जिसको हमारी बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि V इज इक्वल टू, सॉरी एक मिनट, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, हमारी बुक में ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर मुझे, ये तो है इंड्यूस्ड EMF, अगर मुझे इंड्यूस्ड करंट फाइंड करना है तो मैं फाइंड कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है I इज इक्वल टू VR होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे अपना V के लिए फॉर्मूला बनाना है, क्योंकि मुझे करंट इसमें चाहिए। तो V इज इक्वल टू I/R कर सकती हूँ मैं। अब भाई मैं इसको दोबारा इस वाले में पुट कर दूँ, तो V इक्वल्स, अब मैं V की जगह I कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इंड्यूस्ड EMF फाइंड कर रही हूँ। तो ये हमारे पास आ गया, सॉरी, E इज इक्वल टू V/R आएगा ये, I इज इक्वल टू V/R। एक मिनट, V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू IR। तो मुझे I के लिए फॉर्मूला बनाना है, तो I इज इक्वल टू V/R। तो अब भाई इस V की जगह I आ गया। ठीक है, इस V नॉट की जगह मैं I नॉट लिख सकती हूँ और साइन ओमेगा टी। अब अगर तुम इस I नॉट को खोलो तो ये क्या आ जाएगा, V/R आ जाएगा, साइन ओमेगा टी। समझ आ रहा है? नहीं, चलो समझ ही नहीं। कौन सा नहीं समझ आया? ये ओमेगा वाला जो फॉर्मूला लगाया है। ओमेगा वाला जो फॉर्मूला लगाया है, कहाँ पर? नहीं, ये ओम्स वाला। ओम्स वाला जो फॉर्मूला लगाया है, देखो अब मुझे इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो EMF की आ गई। ठीक है, अब मुझे इंड्यूस्ड करंट की फाइंड करनी है, तो मुझे पता है मैं ओम्स लॉ के ज़रिए निकाल सकती हूँ। अगर मैं ओम्स लॉ के ज़रिए करंट की वैल्यू निकालूँ तो I इज इक्वल टू V/R हो जाएगी, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है। I चाहिए, R मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाएगा डिवाइड करेगा, तो I इज इक्वल टू V/R हो गया। समझ आया? जी। ये समझ आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने ये किया है, I इज इक्वल टू, हमें पता है कि हमारे पास ये जो V/R होता है, इस V को मैंने इंड्यूस्ड EMF बोला है, तो मतलब मैं E नॉट लिख सकती हूँ, ऐसा ही है, अपॉन R, ये आ गया। अब मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, V नॉट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो V नॉट की जगह क्या आ रहा है मेरे पास, E नॉट आ रहा है, क्योंकि अब हम I के लिए फाइंड कर रहे हैं, I के लिए। तो I इज इक्वल टू V की जगह हमारे पास आ गया E नॉट, ये, और R की जगह R ही, तो अपॉन R साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब E नॉट और R दोबारा एक कांस्टेंट ही है, जिसको हमने नाम दे दिया I नॉट का। तो यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला क्या बना, I इज इक्वल टू I नॉट ओमेगा टी, ठीक है। साइन ओमेगा टी। मुझे बताओ ये पूरा का पूरा समझ आया या नहीं? वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ना। तो अब हमारी क्लास का टाइम भी वैसे कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ऑफ कोर्स आस्क, वरना हम एंड करें। नोट्स भेज देना ग्रुप में। ओके, बाय।